महुआ एक्सपेल्स फ्रॉम द लोकसभा अपोजिशन एमपी वॉकड आउट। जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर है महुआ मोइत्रा, इनको लोकसभा से निकाल दिया गया है। एलिगेशंस क्या है? ऑफ टेकिंग द ब्राइब फ्रॉम द दुबई बेस्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी इन द रिटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के बेसिस पे उन्होंने ब्राइब लिया, ये इनके ऊपर आरोप है। इथिक्स कमेटी ने क्या बोला? हैज हेल्ड दैट द मोइत्रा गिल्टी of unethical conduct for sharing her user ID and password of Lok Sabha members पोर्टल विथ अनऑथराइज पर्सन। तो उन्होंने अपना पासवर्ड एंड आईडी शेयर किया था लॉगिन करने के लिए अनऑथराइज पर्सन को, ठीक है, लोकसभा के पोर्टल का। तो ये इनके ऊपर एलिगेशन है और इनको निकाल दिया गया। शी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द लोकसभा एज अ मेंबर, और ऑपोजिशन इनके साथ खड़ा है, ठीक है। ये न्यूज है, थोड़ा पॉलिटिकल है लेकिन एथिक्स कमेटी की रिगार्डिंग था तो इसलिए डिस्कस किया। दिल्लीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर देन द नेशनल एवरेज फाइंड द गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। जो नेशनल दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उनका खुद का रिपोर्ट आया है, जो नेशनल एवरेज है अनएम्प्लॉयमेंट का उससे ज्यादा दिल्ली के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला गया है। उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। और द पॉपुलेशन इन द कैपिटल एस्टिमेट टू रीच द 2.6.5 करोड़ बाय 2036। तो इतना बढ़ेगा ये यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो दिल्ली से रिगार्डिंग ये न्यूज थी। पीएम कॉल फॉर द वेड इन इंडिया मूवमेंट एट इन्वेस्टर मीट्स। तो जो मेक इन इंडिया के बेसिस पे उन्होंने वेड इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया के बेसिस पे उन्होंने वेड इन इंडिया ये मूवमेंट बोला है। तो जो रिच इंडियंस है उनको उन्होंने बोला है कि आप फॉरेन में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करते हो तो आप इंडिया के अंदर ही करो, ये उन्होंने यहाँ पे सिंपल सी बात बोली। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज्यादा, एक दो तीन ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक कैप्सूल और सिरप बनाया जाता इन ए सिंगल डोज फॉर्म, उसको बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो इसको अपन आप भी से क्या बोलेंगे? एफडीसी, ठीक है। आर्टिकल डिस्कस करते हैं उसको अपन एफडीसी बोलेंगे। तो रिसेंटली कतर, इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम्स के एकेडमिक्स ने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च किया, एक स्टडी की कंडक्ट की, और उसके अंदर उनको ये मिला कि जो इंडिया के अंदर जो एफडीसी सेल होते ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो 2002 में 60.5% जो एफडीसी ऑफ एंटीबायोटिक्स है, फिक्स ड्रग्स कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, वो अनअप्रूव्ड है, और 9.9% जो है वो बैंड है। तो अगर ऐसा धड़ल्ले से ये चीजें बिकी जाएंगी तो जो पेशेंट्स है, जो लोग है, पॉपुलेशन है, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, क्योंकि जिस एंटीबायोटिक उनको जरूरत नहीं थी वो एंटीबायोटिक उनको दिया जाएगा, तो इट विल डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट, ठीक है। तो इट विल इमर्ज एज अ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर इन इंडिया। तो एफडीसी का क्या डेफिनेशन है? आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर known drugs that useful in the treatment of some diseases since the combination can improve the patient's compliance, ठीक है। दो से ज्यादा, एक से ज्यादा ड्रग्स जिसमें अगर होगी और वो किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा और जिसकी वजह से पेशेंट का कॉम्प्लियंस बढ़ाएगा, तो ये आप लिख सकते हो किसी भी आंसर के अंदर अगर आपको एफडीसी पे क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन। तो एड्स के जैसे डिसीज है जिसके अंदर एफडीसी काम आएगा अपने को, ठीक है, क्योंकि ये एड्स के अंदर बहुत सारे डोज, मतलब बहुत सारी गोलियां लेनी पड़ती है। अगर वो एक ही जगह, एक ही कैप्सूल के अंदर, एक ही सिरप के अंदर मिलती होगी अपने को, तो इट विल बेनिफिट द पेशेंट एंड इट विल गिव द इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ पैसिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पैसिव इंग्रेडिएंट्स को एक्स रेसिपिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हर इंग्रेडिएंट्स का एक अफेक्ट एंड साइड इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, लेकिन जब मेनी ड्रग्स में इंटरेक्ट विद ईच अदर टू क्रिएट मोर टॉक्सिक एलिमेंट ऑफन कॉल्ड मेटाबॉलिटिस, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इंटरेक्ट होता है ड्रग और वो टॉक्सिक एलिमेंट प्रोड्यूस करता है तो इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। इसकी वजह से इसका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया। लेकिन जो इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, एंड इंडिया इज हब ऑफ, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कल ही आपने डिस्कस किया। तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है तो वो ज्यादा से ज्यादा एफडीसी बनाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको सीधा से एक्सेप्ट करना पड़ता है लायबिलिटी से, मल्टीपल लॉज जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स दिए गए, जिसको अपन छलनी करके ड्रग्स को अप्रूवल दिया जाता है, तो उससे डायरेक्ट वो एस्केप करते हैं। कैसे? जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है
उसके अंदर इंडिविजुअल ड्रग्स की प्राइस दी जाती है। लेकिन अगर एफडीसी है, एफडीसी तो इंडिविजुअल ड्रग नहीं, इट इज मल्टीपल ड्रग्स, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, तो यो इसके अंदर कवर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इसको ये रेगुलेटरी को स्किप करने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल दिए गए एफडीसी के, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वेयर कंबाइंड विद विटामिन, एंटी histamines were combined with the anti-diarrheal agents, penicillin was combined with the sulfamides and vitamins were combined with the analgesics। ठीक है, तो यही एग्जांपल्स हैं, ये आप भी लिख सकते हो। हाँ, वर्ल्ड के अंदर एफडीसी नहीं मिलते, लेकिन इंडिया के अंदर वी फाउंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स, दिस कॉम्बिनेशन वी आर फाउंड ओनली इन इंडिया। ठीक है, इसके दो एडवांटेजेस है, एफडीसी को क्यों प्यार करते फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसके दो फायदे है, बिना फायदे का प्यार नहीं होता। तो फर्स्ट बेनिफिट यहाँ पे ये दिया गया है कि एफडीसी को कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ता है। जब वो एफडीसी बनाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी, और वो चेकिंग के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि इंडियन फार्मासोपीडिया कमीशन के पास भेजा जाता है इसको चेक करने के लिए एफडीसी को बनाने के बाद, तो उनके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही नहीं है एफडीसी को चेक करने की, उनके पास इंडिविजुअल ड्रग को चेक करने की प्रोसीजर। तो इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर भी उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो उनको बोला गया है कि इन्हीं कंपनी को बोला गया गवर्नमेंट ने कि आप क्या करो, आपके स्टैंडर्ड्स बनाओ और उसी स्टैंडर्ड्स पे ओन प्रोटोकॉल बनाओ टू टेस्ट द ड्रग्स, और उसी प्रोटोकॉल पे आप इसको सैंक्शन दो। ठीक है, मतलब कंपनी बना रही है, कंपनी इसको सैंक्शन दे रही है, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड एडवांटेज क्या है कंपनी को, ठीक है, अगर आप यक्स नाम का ड्रग है जो फीवर के लिए बनाया जाता है, ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये एक ड्रग है। अगर यही ड्रग सेम कंपनी बना रही है दूसरी, ये ए कंपनी ने बनाया, बी कंपनी ने भी एक्स नाम का ड्रग बनाया, इसके अंदर एक ही कंपोनेंट एक्स नाम का, तो इनको कॉम्पीट करने के लिए मार्केट में प्राइजेस कम करने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू कॉम्पीट इन द मार्केट, तो यू हैव टू सेल चीपर। ठीक है, लेकिन अगर एफडीसी बनाओगे आप, तो इसके अंदर यार यक्स भी आएगा, यक्स मेन कंपोनेंट, वाई जेड, ठीक है, ये तीन चार कंपोनेंट डालेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वाई एस यू। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग एफडीसी बनाएंगे, तो इससे कंपटीशन कम होगा। ठीक है ना, तो अलग कंपनी का अलग अलग ड्रग्स होंगे। तो यही यहाँ पे बोला गया, एग्जाम्पल देखिए, इतना अपना काम का नहीं है, तो यही बोला गया है। तो ये डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, वाई दे आर प्रिस्क्राइबिंग एफडीसी, तो डॉक्टर ये सोचते हैं यार गवर्नमेंट ने एफडीसी को मार्केट में आने की परमिशन दी है, तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं होंगे, तो डॉक्टर ये सोचता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे अभी एफडीसी का रेगुलेशन इंडिया के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले 1978 में एक गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई थी, और वो कमेटी ने एडमिट किया था कि यस रेगुलेटरी फॉर्म पे, मतलब अपने साइड पे ड्रॉबैक्स है। तो 1940 के अंदर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 है, इट वाज अ कॉलोनियल लॉ। ठीक है, ब्रिटिशर ने लॉ को बनाया था, तो उसके अंदर कोई ड्रग्स को स्कैन करने का, ठीक है, ड्रग्स को स्कैन करने का फॉर द सेफ्टी एंड इफिशियंसी के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे उस टाइम पे। तो कैसे होता था, जो स्टेट ड्रग कंट्रोल है, यहाँ पे देखिए जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, ही यूज टू गिव द लाइसेंस, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी का कम से था। ठीक है, उनको ज्यादा उसको प्रोहिबिट करने का अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन 1982 में पार्लियामेंट ने चेंज किया लॉ को, सेंटर को पावर दी गई, और सेंट्रल अभी प्रोहिबिट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। ठीक है, तो 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अमेंडमेंट लाई लॉ के अंदर, एंड उन्होंने बोला जो न्यू ड्रग्स एक कैटेगरी बनाई, न्यू ड्रग्स एनडी। ठीक है, न्यू ड्रग्स के अंदर ही एफडीसी आएंगे, क्योंकि न्यू ड्रग्स है, दे आर नॉट द जेनेरिक ड्रग्स, और दे आर नॉट द ओनली वन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैविंग द ड्रग्स। ठीक है, तो इसके अंदर एफडीसी आएंगे न्यू ड्रग्स कैटेगरी के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने बोला है कि आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ सेफ्टी एंड इफिशियंसी टू द डीसीजीआई, डायरेक्टर जनरल, सॉरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको ये करना पड़ेगा, एंड ही इज द हेड ऑफ सीडीएससीओ, ड्रग्स सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल अथॉरिटी, सॉरी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएसओ का ये हेड है, डीसीजीआई। तो इनको आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा, सबमिट द प्रूफ ऑफ सेफ्टी एंड इफिशियंसी, तो ये देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उनको परमिशन दे सकती है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की, या फिर नहीं दे सकती है, पूरा सेंटर के ऊपर डिपेंड होता है अभी। लेकिन डिस्पाइट दिस लॉ, सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर्स सिंपली इसको इग्नोर करते, एंड दे अप्रूव, वो बोलते कि
जो ड्रग्स DCGI ने भी अप्रूव नहीं किए, ठीक है, दे आर कंटिन्यू टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो उनके ऊपर वो कड़क एक्शन लेने की जगह वो क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, they just invokes the power under the section 26A to prohibit the manufacturers of specific FDC, ठीक है। तो ऐसे इनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट वायलेशन का नहीं लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर इनको प्रोहिबिट करती है, ठीक है। तो इशुएंस ऑफ 444 मतलब 444 ऑर्डर्स अंडर दिस प्रोविजन सिंस 1983 बैनिंग मोस्टली एफडीसीज। तो अभी तक इतने इन्होंने एफडीसीज बैन की, इंपॉर्टेंट नंबर है 444 ड्रग्स को अभी तक ऑर्डर्स उन्होंने दिए एफडीसीज को बैन करने के। 239 अनअप्रूव्ड एफडीसीज बीइंग सोल्ड इन 2020 इन द वन कैटेगरी ऑफ एफडीसीज, ठीक है। जो अनअप्रूव्ड है वो 239 ड्रग्स अभी तक इन्होंने बेचे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से आपको फाइट करना होगा तो यू शुड कर्ब ऑन दिस। और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री सिर्फ एक उनके ऊपर ये करके नहीं चलेगा, आपको उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन प्रोसिक्यूशन लेना पड़ेगा। आप सिर्फ उनको बैन करके नहीं चलेगा क्योंकि वो अभी भी मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फिक्स ड्रग्स कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2022 एक डिकेड के ऊपर ये रिपोर्ट आई थी। तो वहाँ पे बोला गया था कि वर्ल्ड के जो ग्लेशियर्स है दे अप्रोक्सीमेटली थिनिंग 1 मीटर ईयर फ्रॉम 2011 टू 2020, 1 मीटर से कम कम होते जा रहे हैं 2011 से 2020 तक, ठीक है। तो यही बोला गया है जो ग्लेशियर से, ठीक है। देखिए ग्लेशियर जो होता है ये बर्फ का टुकड़ा है, सिंपल सी बात है। तो ये ना समर्स में मेल्ट होता है, कम होगा, ठीक है ना, इट विल रिड्यूस। जब विंटर होगा ना तो इसके फिर आइस आ जाएगा तो ये रिट्रीट होगा, इसको बोलेंगे रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स। लेकिन बहुत सारे ग्लेशियर्स ऐसे जो रिट्रीट ही नहीं हो गए, समर में मेल्ट हो गए, विंटर में रिट्रीट नहीं हुए, मतलब उनका जो 40-30% जो मेल्ट हो गया था वो रिकवरी नहीं हो पाया, तो वो एकदम रिड्यूस होके खत्म हो गया। इन अफ्रीका एग्जाम्पल दिया गया, रेवेंजोरिया माउंटेन्स एंड द माउंट केनिया आर प्रोजेक्टेड टू डिसअपियर बाय 2030 तक ही खत्म हो जाएंगे। वैसे ही बोला गया 2040 तक किलिमंजारो, ये भी इसके ऊपर के जो ग्लेशियर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये ज्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो सबसे बड़ा खतरा होता है GLOF का, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो क्या होता है जब ग्लेशियल है, समझो ये मेल्ट होके पहाड़, ये पहाड़ों के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन माउंटेन्स, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स के ऊपर इट इज सिचुएटेड। तो ये जब पानी पिघलता है तो ये नीचे नीचे आता है, नीचे नीचे जब आता है तब ना एक कैविटी बन जाती है, नेचुरली इट फॉर्म्स अ कैविटी। तो इसके अंदर वो पानी स्टोर होता है, ठीक है। और ये पानी ना नेचुरली ऐसा स्टोर हो जाता है एक लेक फॉर्म में, लेकिन वो ज्यादा पानी स्टोर हो गया और वो लेक फट गया, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री वो टूट गई, तो एकदम फ्लड जैसा आता है नीचे नीचे रहने वाले लोगों के पास या नीचे ग्राउंड में। तो इसको बोलेंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो ये आता है, इसके थ्रेड्स भी बढ़े। और जैसे कि 2013 में उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे तो इसकी वजह से आए थे, जून 2013 में। रिसेंटली सिक्किम में फ्लड्स आए ड्यू टू द GLOF ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स। दिस ईयर आएंगे चुंगथेंग जो डैम था सिक्किम के अंदर वो बस्ट हो गया था, एंड सदर्न लोनाक लेक फ्लड्स आए थे इसकी वजह से। International Center for Integration Mountain Development found that the disappearance of glaciers in the Hindu Kush Himalayas was 65% faster in 2010 than the previous decades। तो हिंदू कुश के अंदर जो ग्लेशियर्स है उनका भी डिकेट बहुत फास्टली हो रहा है, ये यहाँ पे बोला 65% फास्टर हो रहा है 2010 से। अभी करंटली ये बोला गया है कि ग्रीन हाउस इमिशन 2.5 टू 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसी क्लाइमेट चेंज को बढ़ने की वजह से 55 to 75% जो ग्लेशियर्स है वो रिडक्शन हो रहा है उनका, ठीक है, वो मेल्ट हो रही है, ये यहाँ पे बोला है शार्पली। अगर इसका क्या इफेक्ट होगा, ग्लेशियर रिड्यूस होगी इतने परसेंटेज से, तो जो फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर आर द सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है ना। जो सारी नदियां हैं दे फॉर्म देयर ग्लेशियर, जो अपर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो नदियां है ज्यादा दे आर टेकिंग देयर ओरिजिन फ्रॉम द हिमालयस, दे आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो वही फ्रेश वाटर कम हो जाएगा तो अपने को पानी पीने की दिक्कत हो जाएगी। तो यही बोला गया है
ठीक है, इमीडिएटली 2050 तक बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हिमालयाज आर नॉट ओनली द वार्निंग सिस्टम लाइक टू फॉर द GLOF, सिर्फ GLOF नहीं आएंगे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि फ्रेश वाटर का रिडक्शन, पानी पीने की दिक्कत, मतलब एबिलिटी कम हो जाएगी फ्रेश वाटर की। तो यही बोला गया है कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसको आप सेम रिस्क में डालो जैसे कि आपने साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक्स को डाला है, उसी इसके ऊपर डालो आप उसको, क्योंकि उसकी वजह से अगर ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट होगी तो GLOF आएगा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड आएंगे। तो अगर ये पता चलेगा जल्दी से कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे तो वी कैन टेक द एक्शंस एंड वी कैन रिमूव द पीपल्स, तो उससे जो हार्म होगा वो कम हो सकता है, ये यहाँ पे बोला गया। न्यू क्लाइमेट ड्राफ्ट सीक द ट्रिपल ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 20th मीटिंग हो रही है दुबई में, तो वहां पे एक ग्लोबल स्टॉक टेक GST, ग्लोबल स्टॉक टेक, इन्होंने एक ड्राफ्ट लाया था। तो वहां पे उन्होंने बोला है कि वी विल फेज आउट द फॉसिल फ्यूल्स, और उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ पे बोला है कि ट्रिपलिंग ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, ट्रिपल करेंगे कैपेसिटी को। तो यहाँ पे इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया ये समझना इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बोला कि हम पूरी तरह से, मतलब 70%, मोर देन 70% वी आर बेस्ड ऑन द कोल एनर्जी, हाउ कैन वी फेज आउट दैट, वी विल नॉट यूज द फॉसिल फ्यूल्स। और फॉरेन कंट्री ने जिन्होंने भी ये बोला है फेज आउट करना है, तो उन्होंने सिर्फ कोल को फेज आउट करने की बात की है, लेकिन उन्होंने US, UK, ठीक है, इन कंट्री ने ये नहीं बोला है कि वी आर फेज आउटिंग द गैस, ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल। तो दे आर यूजिंग नेचुरल गैस, दे आर यूजिंग क्रूड ऑयल्स, तो ये भी फॉसिल फ्यूल में आता है ना, बट दे आर नॉट फेजिंग आउट दैट। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे, ये बोला गया है। और ट्रिपलिंग ऑफ एनर्जी कैपेसिटीज को सबसे पहली बार सितंबर 9 और 10 के अंदर न्यू दिल्ली में G20 की मीटिंग हुई थी, वहां पे बोला गया था। तो वहां से कंसेप्ट उठ किया और अभी इसका ड्राफ्ट बना है, फाइनल नहीं हुआ। जब फाइनल हो जाएगा तब देख लेंगे। At the Conference of Party 26 Glasgow 2 years ago, on the insistence of India and backed by the US and China, the world has agreed to phase down but not to phase out the coal. ठीक है, ग्लासगो में 2000, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर इंडिया ने प्रपोजल रखा था जिसको बैक किया था UK और US ने। वहां पे फेज डाउन करने की बात की थी, कम करने को। फेज आउट मतलब एकदम से पूरा बंद करने को नहीं बात की थी कोल की। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया है, और इंडिया ने बोला है कि जो डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस है इसके ऊपर आप काम करो। कंसेंसस नहीं है क्या डेफिनेशन है क्लाइमेट फाइनेंस की, ये वहाँ पे इंडिया के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने ये बात की। ठीक है, लैक ऑफ डेफिनेशन लीड टू द लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन द मैटर, शुड बी क्लियर एज अ क्रिस्टल, तो ये बोला गया। ठीक है, इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बट प्लॉट मस्ट बी प्रोब्ड। US ने बोला है कि जो पन्नून को मारने का जो प्लॉट इंडियन नेशनलिस्ट जिसके अंदर इन्वॉल्व है निखिल गुप्ता और उसके साथ जो इंडियन ऑफिसर्स लिंक थे उनके ऊपर पूरा प्रोब होना चाहिए। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला है कि वी आर हैविंग कल्चरल वैल्यूज, वी यू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ USA बट वी विल प्रोब इट। ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ से बात कर रहा है US, कुछ नहीं इस आर्टिकल में। उसके बाद प्राइवेट बिल सीक द पावर ऑफ असेंबलीज टू रिमूव द गवर्नर। तो सिंपली इन्होंने ये बात की है, अभी जो गवर्नर ये कर रहे, बहुत सारे बिल्स को पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था राज्यसभा के अंदर, वहां पे उन्होंने ये बोला है कि इट शुड बी अपॉइंटेड। ठीक है, तो गवर्नर को हटा देना चाहिए, सेंटर डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करनी चाहिए। द बिल sought to amend the constitution that the governor is elected by the members of the electoral consisting of a legislative assemblies of a state। तो legislative assembly के members, elected members of the ग्राम पंचायत, municipalities and corporation of the states, तो ये सारे एक मेंबर का कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज बना चाहिए और इन लोगों ने गवर्नर को अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। उसके बाद इंडिया रीमर्ज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर विल बेनिफिट द एंटायर इंडिया, एंटायर वर्ल्ड, ये PM मोदी ने बोला है। द बायनियल एग्जीबिशन ऑफ 7 थीम्स, डोर्स ऑफ इंडिया, गार्डन्स ऑफ इंडिया, बायोलीज मतलब डीप वेल्स ऑफ इंडिया, स्टेप वेल्स ऑफ इंडिया, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिजिनस डिजाइन्स, वुमन इन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन्स। ठीक है, these exhibitions have been designed in both physical and
digital forms accompanied by the interactive installation. There would be a पैनल डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव सेशंस विद ऑडियंस। तो ये इंडिया के अंदर ये 7 थीम्स पे एग्जीबिशन लगते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको इतना याद रखिए। उसके बाद एर्गन जो टर्की के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, इन्होंने सीधा यूएस को बोला है कि अगर आप हम आपको F-16 जो फाइटर जेट्स है उसको परचेस करने की अगर परमिशन दे रहे हो आप हमको, तो जो स्वीडन को हमने जो रोक लगाई थी नाटो के अंदर इन्वॉल्व करने को, मेंबरशिप बनने में जो हमने रोक लगाई थी उसको हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्वीडन एंड फिनलैंड सॉट टू नाटो मेंबर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लास्ट ईयर। तो ये दो कंट्री जिनको अभी नाटो में जाना था, इससे पहले यूक्रेन को जाना था। ठीक है, यूक्रेन को नहीं लिया इन्होंने नाटो के अंदर, लेकिन वॉर को हेल्प कर रहे बहुत ज्यादा। अभी स्वीडन और फिनलैंड को जाना है, तो स्वीडन को के प्रपोजल के ऊपर एर्दगन जो है जो प्रेसिडेंट है तुर्की के, तो उन्होंने बोला था कि हम इनको नहीं लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने यूएस को डायरेक्ट बोला है अगर आप हमको F-16 लेने को परमिशन देते हो सेल की, तो हम नाटो को मेंबर होने देंगे। किसको? स्वीडन को। यहाँ पे एक इंडिया का फॉरमोस्ट फॉर एवर फ्रेंड रशिया से रिलेटेड एक न्यूज है। पुतिन टू सीक द अनदर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट एक्सटेंडिंग हिज रूल ओवर द 2 डिकेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अनदर 6 ईयर्स के लिए इनका रूल बढ़ा जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, ये यहाँ पे बोला गया। आरबीआई अनाउंस द यूपीआई पेमेंट लिमिट टू सेट फॉर ऑनलाइन लोन एग्रीगेटर्स। ठीक है, आरबीआई ने पेमेंट लिमिट बढ़ा दी गई। द सेंट्रल बैंक्स राइजेस द यूपीआई लिमिट फॉर द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम 1 लाख टू द 5 लाख। आरबीआई आल्सो flagged the concerns over the firms that exaggerate loans offers from different lenders and saying that the aggregator could harming the consumers interest। तो सिंपल सी बात है, जो लोन्स आ रहे फ्री में उनके ऊपर उन्होंने बोला हम कुछ कर्व करेंगे और यूपीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है, टेक स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया फॉर 72% so far in 2023 marks the lowest fund in 5th year say the ट्रैकन्स। ठीक है, तो टेक्निकल जो स्टार्टअप्स है उनकी फंडिंग कम हुई है 2023 में, यही यहाँ पे बोला गया, और ये लोएस्ट 5 ईयर के अंदर। तो ये एक स्टडी की गई है, तो वहाँ पे ये मिला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली जो चैनल है उसको आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।